हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। बिहार में निकली हैं फार्मासिस्ट की बम्पर भर्तियां। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या एप्लीकेशन रहेगा, क्या सिलेबस, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, इसके लिए कंप्लीट डिटेल देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। विज्ञापन संख्या 22/2025 है। ठीक है, फार्मासिस्ट के पदों के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग है वो 11/3 से हो चुकी है और 8/4 मतलब 8 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, के द्वारा फार्मासिस्ट पदों हेतु विवरण वेतन या वगैरह। देखो इसमें जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 5 रहेगा, ग्रेड पे रहेगा 2800 वाला, 5200 से लेकर 20,200 के बीच। ठीक है, बात करते हैं इसमें आपकी टोटल पोस्ट की। तो कुछ पोस्ट कुछ हिसाब से है आपकी 2473। ठीक है, तो जिसमें कि 35% के लिए क्षेत्र आरक्षण है सहित। ठीक है, उसके साथ है तो वो चीज़ अलग करके उन्होंने दिखा दिया है ना। इसमें जो मिनिमम आयु है वो 18 वर्ष है ना। और आपकी जो एज है वो 1/8/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। और मैक्सिमम है वो 37 है। ठीक है, अनारक्षित महिला की ये मतलब अनरिजर्व गर्ल की 40 है। ठीक है, और जैसे कि ओबीसी के लिए भी पुरुष और महिला की सेम है 40। ठीक है, और SC ST के लिए पुरुष महिला की है 42। ठीक है, अब इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी उसके बारे में, और हाँ एक चीज़ और बात है कि जो आपकी जो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के आधार पर ये मान्य होगी। मतलब अगर 10th का जो मार्कशीट का होता है ना, वो एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ही माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसमें आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में क्योंकि थोड़ा सा इशू है और वो सबके दिमाग में है। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी है जैसे कि पहली एलिजिबिलिटी जिसमें दी गई है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में। ठीक है, 10+2 होना चाहिए विज्ञान से। विज्ञान से मतलब ये है आपका मैथ एंड या फिर मतलब या साइंस, इन दोनों में से कोई भी हो चलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप सब लोगों ने सोचा होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है, ये 3 पार्ट का क्या सेंस है। देखो 3 पार्ट का सेंस वही है जो आप समझ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और जो तीसरा पार्ट है ये वो आपने देखा होगा जो 93 महीने का जो आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हॉस्पिटल हाउस जॉब जो होता है। ठीक है, तो वही जो आप हॉस्पिटल में करते हो जाके वही तीसरा पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप उसका सर्टिफिकेट जमा करते हो अपने मतलब जो आपने हाउस जॉब किया या फिर जो हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, इंटर्नशिप करी। ठीक है, उस इंटर्नशिप का जब सर्टिफिकेट जमा करते हो तब आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, और दूसरा तब आपका डी फार्मा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो तो ये 3 पार्ट होते हैं। होपफुली जिनने कर रखा है उनको पता ही होगा। ठीक है, और मतलब लेकिन ये बहुत से लोगों को नहीं पता कि 3 पार्ट के तौर मतलब रूप में देखा जाता है, क्योंकि अगर आप जो जूरिस्प्रूडेंस की बुक्स है तो उसमें ये स्पेसिफाई स्पेशली है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट मैंने भी उसी में ही देखा था, तभी मैंने जब नोटिस में भी देखा तो मैं उससे एकदम कनेक्ट कर पाया। ठीक है, उत्तीर्ण एवं प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। तीसरा तीसरा आपका क्या है, अभ्यर्थी का बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। मतलब एक्सेप्ट बिहार के कैंडिडेट को और कोई इसमें भर नहीं सकता। ठीक है, बिहार और दूसरा वो भी कैंडिडेट जो अगर बिहार के हो और उनका रजिस्ट्रेशन कहीं और हो, ठीक है, तो वो भी नहीं भर सकते। केवल जो बंदा बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है वो भर सकता है। अब सबसे बड़ी जो इशू आ जाता है वो एक यहाँ पे तो एक इशू है ही। ठीक है, स्टेट का एक बैरियर है। ठीक है, बहुत सी वैकेंसी में ऐसा होता है अदर अदर स्टेट का। अभी जैसे राजस्थान में निकली तो राजस्थान में उन्होंने कर दिया कि आपका राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, पर यूपी वाले ही बस केवल दरिया देना हो, कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा इसमें जो एक टिप्पणी लिखी हुई है ना, ये सबसे खतरनाक टिप्पणी है। और ये ऐसे ही नहीं लिखी है, वो मैं आपको वही बता दूंगा क्यों। ठीक है, तो बी फार्मा एवं एम फार्मा, ठीक है, उत्तीर्ण है ना, या अभ्यर्थी को भी ये जो बी को भी है ना, ये सबसे खतरनाक है। ठीक है, डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कहने का मतलब है आपने अगर बी कर रखा हो चाहे एम कर रखा हो उसके बाद आपको डी होना अनिवार्य है, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी होना अनिवार्य है। आपने चाहे बैचलर डिग्री कर रखी हो या मास्टर डिग्री करके उसकी कोई वैल्यू नहीं। इनका शॉर्टकट में कहने का मतलब यही है, आप पहले 2 साल डी फार्मा कर लें, फिर उसके बाद 3 साल में बी फार्मा कर लें। ठीक है, फिर दोनों मिला के जब आप 5 साल बाद आप वैलिड हो जाएंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इससे अच्छा कोई भी क्या करेगा, सिंपल सी बात है, इससे अच्छा कोई भी एक ही काम करेगा कि सीधे सीधे भैया डिप्लोमा कर लो। ठीक है, 2 साल वाला काम खत्म, आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, दैट्स इट। अब ये ऐसे ही नहीं है, ये अगर आपने देखा होगा तो 4 महीने पहले एक गजट आया था ऑफिशियल। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर अगर अभी ई गजट बिहार, अभी लाइव दिखा रहा हूँ आपको, अगर अभी ओपन हो गया, मैंने अभी देख रहा था अभी साइट ओपन नहीं हो रही थी थोड़ा, यही ये अभी एरर दिखा रहा है, यहाँ पे सर्वर एरर है। ठीक है, तो इस कारणवश अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे आपको ऑफिशियल गजट आया था, उस गजट में ये इसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो यही स्पेसिफाई की गई थी कि मतलब चाहे आपने बी फार्मा कर रखा हो चाहे एम फार्मा कर रखा हो, पर डी फार्मा आपका होना मस्ट है। ठीक है, अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग नहीं होते, पर यार बी फार्मा वालों ने सीधी सी बात है, कोई जो हायर डिग्री ले चुका है उसके उसको लिए तो ऑब्वियसली एलिजिबल होना ही चाहिए। अब बट इसके दूसरे सापेक्ष में अगर देखें, दूसरी साइड से देखें, तो पीसीआई ने ऑफिशियली ये नोटिस में कह रखा है कि फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, ठीक है, बी, डी और एम और फार्म डी, ठीक है, ये चारों एलिजिबल है।
ठीक है, एक नहीं, ये चारों पोस्ट एलिजिबल है। आप पता नहीं ये कौन सी, ये जो एलिजिबिलिटी का जो इशू है ना, वो और किसी की पोस्ट के मैंने देखा है, पैरामेडिकल में कोई भी पोस्ट हो, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि फार्मेसी पैरामेडिकल में आती है, ठीक है, क्योंकि नोटिस के अकॉर्डिंग बाहर कर दिया है ना। तो अगर इन सभी जितनी एक्सेप्ट डॉक्टर की पोस्ट कर लो या डॉक्टर की पोस्ट इंक्लूड कर लो, तो ये जो रजिस्ट्रेशन का और ये जो स्टेट का और दूसरा ये बी फार्म और डी फार्म एलिजिबिलिटी का जो इशू रहता है ना, ये मैंने किसी में नहीं देखा, किसी भी पोस्ट में ऐसा इशू नहीं आता। ठीक है, केवल मैं जो फिजियोथेरेपिस्ट वाली जो पोस्ट होती है ना, उसमें मैं केवल कह सकता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट वाली में पोस्ट में इशू होता है, बाकी और किसी पोस्ट में फार्मेसी के अतिरिक्त नहीं होता। अब पता नहीं इसके रिगार्डिंग ये क्या इशू चल रहा है, मतलब हायर एजुकेशन जिसके पास है वो एलिजिबल नहीं है उसको, और मतलब जिसके पास डिग्री है वो एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा है वो एलिजिबल है। आई एम आई नॉट रॉन्ग टू, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, पर जिसने बैचलर्स कर रखी है तो वो तो ऑल्सो भी एलिजिबल। ठीक है, और दूसरी बात ये पीसीआई मतलब जो हेड ऑफ द बॉडी और पूरी इंडिया की है वो ये कह रही है कि बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, एन फार्म, डी चारों एलिजिबल है। बट मतलब एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक गजट पास करती है और वो कहती है कि नहीं, आप डी फार्मा है, बी फार्मा है आपके पास, कोई उससे हमें नहीं पता, एम फार्मा है उससे हमें नहीं पता, पर आपके पास डी फार्मा जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने सारी जानकारी डी फार्मा दे दी है, बी फार्मा एम फार्मा वालों को कुछ नहीं सिखाया। पता नहीं यानी किस माइंडसेट से ये काम किया गया है। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए पूरा कंप्लीटली, मतलब बी फार्मा वालों के लिए एक हेडक है कि मतलब हमने काय को किया। ठीक है, इससे अच्छा हम 2 साल करके आराम से हो जाते, पर क्या कर सकते हैं, जो है सो है, एज टू एज। ठीक है, आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2024 है, तो इसका मतलब एक ये भी ध्यान रखें, कट ऑफ डेट, ठीक है, उम्र की सीमा का गणना करें 1/8/2024, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो आपकी एज उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि अब ये कह सकते हो पिछली साल ये आया था, तो वो चीज़ अलग बात है, पिछली साल हो जाएगा। आरक्षण की बात कर लें तो सिंपल सी बात है, इसमें जो स्टेट का है तो स्टेट के ही सारे आपके लगेंगे, चाहे ओबीसी का ले लो, चाहे एससी एसटी का ले लो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों वाले जो कैंडिडेट है ना, माइंड में रखें। और दूसरा जो जो कहते हैं गर्ल्स वाला भी, वो भी चीज देख लें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास, ठीक है, बिहार राज्य में स्थित होगा। ये सीधी सी बात है, आप बिहार के मूल निवासी हो गए और वहीं उन्हीं को ही मिलता है, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग स्टेट की वैकेंसी, तो वो चीज अलग बात है। बस फर्क ये हो जाता है कि जैसे अदर स्टेट को अलाउ कर देते तो वो एज ए जनरल में ट्रीट होते हैं, या किसी भी कैटेगरी से आते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मौका तो मिलता कम से कम फाइट करने का। फिर ये लास्ट में कहूँगा कि इतने लोग मिले ही नहीं हमें। ठीक है, दूसरी बात, अभी इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट भी हुआ था एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, पर हुआ ही क्या, कोई मतलब तो निकला नहीं कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सारे जो कोटे वगैरह हैं ये सब इसमें यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके जो प्रोसेस की, इस नहीं फीस की बात करते हैं, फीस जो हो गई है, तो जनरल, ओबीसी, अत्यंत मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग एंड आर्थिक रूप से कमजोर, इन सब लोगों के लिए 600 रुपये फीस है। ठीक है, और अनुसूचित जाति एंड जनजाति की जो बिहार के निवासी है उनके लिए 150। ठीक है, बिहार की स्थायी निवासी है उनके लिए, इनके लिए भी 150, और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला और पुरुष हो उनके लिए 600। भैया जब बाहर वाले एलिजिबल ही नहीं रखे तो फिर वो काय, तो ये कॉलम ही काय को बनाया, यही नहीं समझ में आया। चलो, हो सकता है ये मेन चीज़ें ना ऑफिशियल है तो वो सभी के लिए होता है, हर पोस्ट में थोड़ी ना ये बैरियर रहता है, वो कुछ पोस्टों में रहता है, स्पेशली फार्मेसी वाला में तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी जो एलिजिबल मतलब सिलेक्शन प्रोसेस किससे होगा, चयन की प्रक्रिया क्या है आपकी। देखो, 75 नंबर का है आपका सीवीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 25 अंक का आपका क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपसे कई बार कहा, सीजीएचएस में निकलती है, सॉरी ईसीएचएस में निकलती है। ठीक है, और भी जैसे कहीं पे भी संविदा पे निकलती है। अब जैसे कि बहुत, अब आपने देखा होगा कि जैसे कि केजीएमयू में शायद निकली थी, यानी अभी किसी में निकली थी इस डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपका ठेके भर्ती में भी हो तो वो भी एक्सपीरियंस मतलब इंक्लूड कर रहे थे, मतलब मान रहे थे। मैंने बहुत से पहले से क्या होता था, ठेके भर्ती वालों को मानते नहीं थे, केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लगे होते हैं या फिर जो संविदा पे लगते हैं, ठीक है, उनको मानते थे। ठीक है, बट अब उनको भी मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे क्या है, सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य विभाग में, कि सरकार के समर्थ संस्थानों में, गैर निजी संस्थान, ठीक है, इनमें अगर आपने काम कर रखा है सॉरी, ठीक है, तो 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, और 25 अंक आपको मिलेंगे टोटल, मतलब इस के हिसाब से, और 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपात अंक जोड़ा जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपने कितने दिन काम किया उसका 365 से भाग किया जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो अंक निकलेगा वो जोड़ा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, पर डे का कैलकुलेट होगा, तो ये कुछ इस हिसाब से ये चीज यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे भी गणित दे दिया है, इस गणित को भी जान लेते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत, ठीक है, जो प्राप्तांक करेंगे प्रतियोगी परीक्षा में 0.75 से गुणक करके अवधारित किया जाएगा। यथा यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुए हों तो 50 इंटू मतलब 0.75 एंड 37.5 अंक दिए जाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा, तो ये चीज आपने माइंड मेकअप करके चलना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी लिखित परीक्षा हेतु आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्न 100 ही होंगे। एक चीज ध्यान रखना,
75 नंबर का आपका पेपर जरूर होगा और प्रश्न 100 ही होंगे। तो इसी वजह से जो आपका 50 इंटू 0.25 का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये आपका जो होगा ये 75 में से आपका 50% हो गया। ठीक है, आप अगर 75 को 1/2 करो तो 37.5 ही आएगा। तो कुछ इसी यही हिसाब है। क्वेश्चन 100 होंगे पर आपके वो 75 नंबर के होंगे। ठीक है, अब वहां पे ये चीज शो नहीं करेगा, शो होगा, और वो इसी हिसाब से कैलकुलेट करके आपको अंक दिए जाएंगे जो यहाँ पे किया गया है। तो ये अभी बहुत से लोगों ने बताया नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी आपकी, और उसमें कुल 100 अंक के होंगे। ठीक है, 100 अंक 100 क्वेश्चन पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ हिसाब से 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, तो बहुत से लोगों के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि चाहे डी फार्मा करो चाहे बी फार्मा कोई भी करो, तो ज्यादातर सब इंग्लिश में ही मोस्टली फॉलो अप करते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में ना करते सेकंड ईयर में हो जाता है। क्योंकि हर चीज यार मेन चीज़ है, जो बायो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना वो इंग्लिश में इजी टू रीड होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस। होपफुली आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस कमेंट होता है। दूसरा के द्वारा जो आपका जो सिलेबस रहेगा वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का रहेगा। सीधी सी बात है, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जो भी सिलेबस रहता है वो डी फार्मा का दोनों साल का सिलेबस होता है। ठीक है, उसके सिलेबस का जो ऑफिशियल नोटिस है और मतलब ऑफिशियल सिलेबस है इस पोस्ट का, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो पूरा आपको मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, तो इसलिए इस वीडियो में कंक्लूड नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी बात, आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है वो भी 0.25 की। तो एक तरीके से समझ लीजिए, अगर जैसे कि आपको 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिलते हैं, ठीक है, तो आपको एक मतलब एक अंक मिलता है प्रति क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको कटेगा 1/4। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने मान के चलिए, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, मेरे ख्याल से मल्टीपल शिफ्ट्स तो होंगी ही होंगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है और बिहार का इतने तो कैंडिडेट मिल ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने डी फार्मा कर दिया और डी फार्मा के बाद बी फार्मा तो लगभग 100 में से एक होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने डी फार्मा तो इतने तो कैंडिडेट मिल ही जाएंगे, हर साल हो रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार में, तो ये सब चलो इससे आपका कोई मतलब नहीं फिलहाल, मतलब कैटेगरी के हिसाब से वो डिवाइड तो वो चीज़ जो आपको जो पता ही होगा। ठीक है, और बात करते हैं महत्वपूर्ण अरिता। देखो देख लो इसमें आपको क्या क्या है, ऑनलाइन आवेदन करते वक्त फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट मूल प्रति, ठीक है, और इंटरमीडिएट की मतलब 10+2 की अंक पत्र एंड मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी हो, सीधी सी बात है यार, जानते हो 10+2 का सर्टिफिकेट। मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी वर्षों का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, तो वो, ठीक है, और बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर जाति प्रमाण पत्र आप लगा रहे हो तो वो, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो जाए SC ST जो भी हो XYZ। ठीक है, स्थायी निवास मतलब आपका जो रेजिडेंस, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लगाना है कुछ हिसाब से है। ठीक है, बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी से अगर पोता पोती अगर आप नाती नातिन हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर हो तो, ठीक है, छठा सॉरी नौमा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर हो तो वो आपको लगाना, क्योंकि ऑब्वियसली उसके प्रति वर्ष के हिसाब से आपको 1 अंक 5 अंक मिलने वाले हैं, तो अगर होगा तो ऑब्वियसली आपको होना है। संबंधित सूचना प्रविष्टि उक्त सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, और कोई भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी अभ्यर्थी रद्द करने की हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। अब एक तरीके से आपने एक चीज, और सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र निर्गत तिथि एवं उल्लेख आलोन के आ जाना कॉलम में अपलोड किए जाने अनिवार्य। उक्त प्रमाण पत्र 8/4/2000 तक निर्गत किए जाने होंगे। अब मैं आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सर्टिफिकेट अपलोड होने हैं, तो इससे ही पता चल गया होगा कि दे ओनली टू बी अलाउड डी फार्मा कैंडिडेट। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता तो लिखा होता कि ऊपर भी उन्होंने क्लियर कर ही दिया। ठीक है, तीसरी बात, ये सारी चीजें आपको फॉर्म भरते वक्त रखनी पड़ेगी, इनकी स्कैन कॉपी रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे एक चीज दिखेगी अपलोड करना पड़ेगा, तो अपलोड करना पड़ेगा आपको, तो इन सब की फोटो पर्टिकुलर फॉर्मेट पर करके रख लीजिएगा। ठीक है, और वो चीज रेडी रखिएगा। और पीडीएफ है, आपको पता ही होगा तरीका, अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको इमेज या पीडीएफ जिस फॉर्म में भी मांगे उसको कम से कम साइज में कैसे रख के मैं कर सकूं। ठीक है, बाकी और आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसे कि फोटोग्राफ के रिगार्डिंग, तो वो चीज आप ध्यान रखें। आवेदक का फोटो हाल का खिंचा हुआ मतलब 3 महीने के अंदर, मतलब लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब मोस्टली आपका जो 80% है आपका अपर शोल्डर से आपका फेस तक होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और फोटो किसी भी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। आवेदक चश्मा एवं चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, पहनने का मतलब आईसाइड वाले भी हैं, वो भी उनके लिए भी ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आईसाइड वाले, आवेदक चश्मा लगाते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फोटो खिंचवाएं। तो ये चीज ध्यान रखना, और इस पर कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म फोटो वहां जैसे जाएगा स्कैन होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें। अपनी फोटो खिंचवाएं, व्हाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है, प्लान में, और मैं एक बताऊं, वैसे ऐसे ही फोटो खिंचवा के रखा करो। मैक्सिमम मैंने एग्जाम में देखा है, और इस तरीके की आपकी फोटो कभी कहीं नहीं रिजेक्ट होगी, कहीं भी, मतलब इन एजुकेशनल मतलब पर्पज से बता रहा हूँ, कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं होगी, इतना तो कह सकता हूँ।
नेक्स्ट, अभ्यर्थी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र अपलोड किया जा रहा है और उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुनिश्चित कर। चलो वो सब तो चीजें अलग बात है, ठीक है। साइन वाइन वगैरह की अपना स्कैन कॉपी रख लेना, तो वो सब चीजें आपकी अपलोड होगी। ये आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट है, तो इसको अगर आपका अनुभव लगाना है तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसी पे अपना लेटर हेड इसी पे बनवा लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना। डिटेल में हो गया तो थोड़ा सा लेंथी हो गई वीडियो, पर मोस्टली मैंने इसमें कोई भी पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ा है, ठीक है। फिर भी आप मेरा अनुरोध रहेगा कि इस नोटिफिकेशन को आप अपने अनुसार एक बार जरूर देखने का प्रयास करें। जय हिंद।